अभिलाक्षणिक वक्र। देखो भाई कल बताया था मैंने, अग्र बायस और पश्च बायस, ठीक है। अग्र बायस में पी भाग को उच्च विभव से और एन भाग को निम्न विभव से जोड़ते हैं अपने पास, और पश्च बायस या उत्तम बायस में कैसे जोड़ते हैं, पी को तो निम्न से और एन को उच्च से जोड़ा जाता है अपने पास, कल क्लियर कर दिया था। अब आते हैं डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र। देखो भाई इसमें अभिलाक्षणिक वक्र किसी के ही बोले डायोड के हो या ट्रांजिस्टर के हो, परिभाषा सेम ही रहती है। परिभाषा ये रहती है विभव और धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ क्या कहलाते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। अब डायोड के लिए पूछे तो डायोड सब जोड़ देना, तो क्या लिखोगे, किसी डायोड के लिए विभव और धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ को अभिलाक्षणिक वक्र कहा जाता है। अभिलक्षण मतलब चरित्र, तो ये डायोड का कैरेक्टर बताएंगे कि किस प्रकार से डायोड काम करता है, इसलिए इसको इनको क्या कहा जाता है, अभिलाक्षणिक वक्र कहा जाता है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक अग्र बायस का होगा, एक पश्च बायस का होगा, क्योंकि दो ही प्रकार के होते हैं अपने पास। तो पहला तो है अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र हो जाएगा अपने पास। चलो ये सर्किट डायग्राम है इसका। देखो जी है ना, सबसे पहले आते हैं अपने पास ग्राफ बता देते हैं। हाँ भाई, तो अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए डायोड को कौन से बायस में जोड़ा जाता है, अग्र बायस में जोड़ा जाता है। अग्र बायस में कैसे जोड़ा, देखो पी भाग किससे है, पॉजिटिव से, एन भाग किससे जुड़ रहा है, नेगेटिव से, तो डायोड को अग्र बायस में जोड़ दिया जाता है। अग्र विभव का मापन किससे किया जाता है, वोल्टमीटर से, और अग्र धारा का मापन मिली एमीटर से किया जाता है, क्योंकि कल बताया था मैंने अग्र धारा किसमें बहती है, मिली एम्पीयर में बहती है। क्लियर है मामला, एमीटर श्रेणी क्रम में हो गया, वोल्टमीटर समांतर क्रम में हो गया। ये विभव परिवर्तक है, विभव परिवर्तक जानते हो इसको कहते हैं, विभव में परिवर्तन करने वाला बहुत सरल तरीका है इसको समझने का। पंखे का रेगुलेटर होता है ना, वो विभव परिवर्तक है। पंखे का जो रेगुलेटर है वो क्या काम करता है, विभव में परिवर्तन करने का कार्य करता है। तो ये रेगुलेटर जैसे लगा रहता है, यहाँ पर ये कुंडी हो गई, ये बैटरी हो गई अपने पास। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। जब विभव और धारा के बहुत सारे मान लेकर उनके मध्य ग्राफ खींचा जाता है, तो विभव और धारा, अग्र विभव और अग्र धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ को क्या कहते हैं, माने अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र कहा जाता है। अग्र धारा किसमें होती है, मिली एम्पीयर में, ये वोल्ट में। ये ग्राफ ऐसा आता है भाई, ग्राफ प्रैक्टिकल का परिणाम है, तो याद रखना है अपने पास। ग्राफ का वर्णन कैसे करोगे, अग्र विभव के प्रारंभिक मानों पर धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है, पहले धीरे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तथा किसी निश्चित विभव के बाद इसके मान में काफी तेजी से वृद्धि होने लगती है। ये वृद्धि जो है ना चरघातांक के रूप से है, सरल रेखा के रूप में नहीं, क्योंकि सरल रेखा अगर चलती तो यूं चलता है कि नहीं चलता है ग्राफ अपने पास, पर किस रूप में चल रही है, चरघातांक के रूप में वृद्धि होने लगती है। एक चीज और बता देता हूँ आपको यहीं पे, ये ओम के नियम का पालन है, अच्छा ओम के नियम में ग्राफ जो आता है v और i, सरल रेखा आता है कि नहीं आता है, आ रहा है क्या? इसका मतलब डायोड ओम के नियम का पालन नहीं
डायोड वह उदाहरण है जो ओम के नियम का अपवाद है। कई बार पूछा जाता है ओम के नियम का अपवाद, तो डायोड हो गया अपने पास। या अपन अनोमीय पदार्थ भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? अनोमीय पदार्थ। वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हो उनको अनोमीय पदार्थ कहा जाता है। अगर डायोड ओम के नियम का पालन करता तो सीधा चलता, पर अपने पास शुरू में तो धीरे चल रहा है, बाद में चरघातांक की रूप से वृद्धि होने है। चरघातांक में हमेशा ये रहता है भाई, चरघातांक का मतलब समझते हो? e की घात। किसकी घात होती है? e की घात। जैसे e की घात x है, तो अब x के मान जैसे 0 1 2 3 ये लो, शुरू में मान बहुत धीरे-धीरे बढ़ते हैं चरघातांक में, और बाद में तो भयंकर तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे जैसे 0 लिया, e की घात 0 का मान कितना हो जाएगा बताओ? a। फिर e की घात 1 का मतलब e हो जाएगा, e हो जाएगा। फिर e स्क्वायर, फिर e की घात 3। अब देखना 1 इसका मान 2.7 है, 2.7 का स्क्वायर कर दो, लगभग आएगा 25 25 125 7.29 7.3, और ये आ गया 7 के 21, तो ये 20 के आसपास हो जाएगा। धीरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और बाद में जो मच्छर मारने के लिए बढ़ रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। तो चरघातांक की ग्राफों की यही विशेषता होती है कि शुरू में मान धीरे बढ़ेंगे और बाद में मान में बहुत तेजी से वृद्धि होने लगती है। आगे समझ में अपने पास? आगे अपन चलते हैं। आप लोग इतना सभी जानते हो क्या होता है V अपॉन I। तो यहाँ से प्रतिरोध की क्या परिभाषा हो जाएगी? विभव और धारा का अनुपात किसके बराबर होता है? प्रतिरोध के बराबर होता है। जो है अग्रवायस के लिए है, तो इनमें सब में अग्र शब्द जोड़ो। क्या लिखोगे? परिभाषा बताओ। अग्र विभव तथा अग्र धारा का अनुपात अग्र प्रतिरोध के बराबर होता है। क्लियर है मामला आपके पास? अब अपन एक चीज और चलते हैं। देखो, जो अग्र प्रतिरोध है वो अपनी फिजिक्स में दो प्रकार से पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? एक तो लिखते हैं RF स्थितिक, RF स्थितिक बराबर होता है VF अपॉन IF, और एक ये लिखा जाता है भाई डेल्टा VF अपॉन डेल्टा IF। दोनों में क्या अंतर है? वो तो एक निश्चित बिंदु पर है और ये दो बिंदुओं के मध्य है अपने पास। वो एक निश्चित बिंदु पर है, ये किसके मध्य है? दो बिंदुओं के मध्य। ये सब डायोड में होता है। ओम के नियम में दोनों के मान समान आते हैं। जैसे ओम के नियम में अगर आप याद करते हो स्थितिक और गतिक ये और बी ले लिया अपने पास, ठीक है। मान लो ये बी ले लिया और ये आई ले लिया, ये 2 ये 4 ये 6 ये 8 हो गया। अगर एक बिंदु पर प्रतिरोध याद करोगे तो कितना ओम आएगा बताओ? 6/2 3 आएगा बताओ? 3 V बटे I। एक बिंदु पर प्रतिरोध कितना आ गया? 3। बी बिंदु पर भी कितना आएगा? 3 ही आएगा। और अगर इन दोनों के बीच में ज्ञात करोगे तो भी 3 ही आएगा। कैसे? डेल्टा V इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 12 - 6। डेल्टा I कितना होगा? 4 - 2। 12 में 6 गया 6 6/2 बराबर कितना आ गया? 3। तो जब ओम के नियम का ग्राफ आता है तो उसमें चाहे एक बिंदु पर निकालो, चाहे दूसरे पर निकालो, चाहे दो बिंदुओं का अंतर निकालो, प्रतिरोध का मान सब जगह समान रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि सरल रेखा का ढाल सब जगह बराबर रहता है कि नहीं रहता है अपने पास? सरल रेखा x अक्ष के साथ ये कोण, देखो इस त्रिभुज में भी ये कोण वही रहेगा, अगले वाले में भी ये कोण रहेगा कि नहीं रहेगा? तो x अक्ष के साथ बनाया गया कोण समान रहता है। कहता है ओम के नियम में तो अपन ये कह सकते हैं कि सभी जगह पर प्रतिरोध का मान क्या रहता है? समान। डायोड में रहेगा कि नहीं रहेगा? ग्राफ पहले धीरे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बाद में क्या चल रहा है अपने पास? तेज चल रहा है। अपन ये ले सकते हैं, देखो इसको एक बिंदु को यहाँ पर ले लेता हूँ, ये दूसरा बिंदु मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मान लो कि इसका मान 0.2 है, इसका मान 0.4 है, ये 2 मिली एम्पियर पर है। अब एक चीज तुमको यही से समझना रहेगी, ये इसका दुगना है, ये 0.4 है, ये कितना है? 0.2 है। तो ये इसका दुगना है, वो इसका दुगना होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा ही होगा। देखिए अब दिख रहा है ना अपने पास, ऐसे थोड़े वो पकड़ में आ गया। मान लो कि वो 10 मिली एम्पियर हो गया, तो जैसे ये ए बिंदु है,
और ये कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है। अगर ए बिंदु पर निकाले तो प्रतिरोध कितना होगा डायोड का, बोलो। R बराबर VF अपॉन क्या होगा, IF 0.2 बटे 10 मिली एम्पियर, 10 पे घात माइनस 3 आ गया ना समझ में अपने पास। ये अपने पास हो जाएगा 200, आंसर कितना आ जाएगा इसका 200। अगर आप ये A और B दोनों के बीच में निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, चलो। R बराबर डेल्टा VF अपॉन डेल्टा IF बराबर दोनों क्या होगा 0.4 माइनस 0.2 10 गलत लिखे, दो लेना है क्या, यहाँ पर दो लोगे, अब कितना आ जाएगा 100। अब 10 माइनस 2 गुणा 10 का घात माइनस 3 हो गया। अब कितना आया आंसर, देखते हैं बार आंसर आया 0.2 इनटू 10 का घात 3 हो गया बटे कितना आया 8, 200 बटे 8 कितना आया 25, कितना आया 25 ओम। पहले कितना हुआ था, अब कितना आया 25 ओम। तो डायोड में अलग अलग बिंदुओं पर ग्राफ अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया। स्थिति का मतलब समझ में आया, क्या मतलब होता है स्थिति, एक निश्चित बिंदु पर लेंगे वो स्थिति, और गति का मतलब दो बिंदुओं के अंतर से अगर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, गति। डायोड में ज्यादा विश्वसनीय कौन सा माना जाएगा, स्थिति या गति, गति। स्थिति पे तो तुम जैसे ये बिंदु ले लिया तो ये बिंदु तो इधर वाले ग्राफ के नेचर को शो करेगा, ऊपर वाले के नेचर को थोड़ा ही शो करेगा। अगर वो ले लेते हो तो वो उधर वालों को शो करेगा, इधर वालों को शो नहीं करेगा। इसलिए डायोड में गति ले लिया जाता है। गति ले लिया तो दोनों ही देखो एक बार क्या हुआ, ऊपर वाला नेचर भी आ जाएगा और नीचे वाला नेचर भी आ जाता है। अतः डायोड में ज्यादा विश्वसनीयता स्थिति की नहीं होती है, इसकी होती है गति प्रतिरोध की होती है। तो अगर यहाँ से गति प्रतिरोध की परिभाषा पूछे तो क्या लिखोगे बताओ, अगर विभव में परिवर्तन, अगर में परिवर्तन का अनुपात गति प्रतिरोध के बराबर या अग्र प्रतिरोध के होता है। एक बार देखो प्रतिरोध का मान कितना आ रहा है 100, ये मान कितना आ रहा है 25, तो अग्र प्रतिरोध का मान 100 ओम के आसपास होता है। अग्र प्रतिरोध का मान किसके आसपास होता है 100 ओम के आसपास। तो कई बार लिखा भी जाता है कि अग्र प्रतिरोध का मान है 100 ओम की कोटि में होता है। कोटि का मतलब समझते हो, और इसका मतलब है 100 ओम के आसपास में होता है। ये है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारा सब समझ में आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हटा दिया भाई स्क्रीनशॉट लेने का आगे बताओ। नमाज पढ़ के अभी आवाज आएगा ना, हाँ ये ठीक है। अब आते हैं क्रम वजह से विलाक्षणी के माइक किसने चालू नमाज पढ़ के तो कौन सी
हाँ जी भाई, उत्क्रम बाह्य अभिलाक्षणिक है वक्र परिभाषा क्या होगी? उत्क्रम विभव और उत्क्रम धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ क्या कहलाते हैं? उत्क्रम बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। इन दो की लाइन को कहती है। उसके बाद में क्या लिखोगे? ये वक्र प्राप्त करने के लिए डायोड को उत्क्रम बाह्य में जोड़ा जाता है। उत्क्रम विभव का मापन किससे होता है? वोल्टमीटर से। और उत्क्रम धारा का मापन माइक्रोमीटर से किया जाता है, क्योंकि उत्क्रम धारा किसमें बहती है? माइक्रो एम्पीयर में बहती है। अगर ये जो बात समझ में आता है, डायोड देखो उल्टा जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? एन बार किससे है? पॉजिटिव से। पी बार किससे है? नेगेटिव से। तो डायोड उल्टा जोड़ दिया। उत्क्रम बायस में कार्य करेगा कि नहीं करेगा? वोल्टमीटर समांतर में, एमीटर किसमें हो गया? श्रेणी में। ये भी क्लियर हो गया। उत्क्रम धारा अग्र धारा उल्टी भी बहती है। अग्र धारा पी से एन की ओर बहती है और उत्क्रम धारा किधर बहती है? एन से पी की ओर बहती है। वो पी से एन की ओर, ये किधर चल रही है? एन से पी की ओर चलती है। क्लियर है? जब कभी धारा दिशा शो करो, इसमें धारा की दिशा शो नहीं की जाती वोल्टमीटर में। क्यों नहीं की जाती होगा? समांतर क्रम में है कि नहीं? वहां का विभव और यहाँ का विभव क्या हो जाएगा? विभव समान होगा तो वहां से यहाँ धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, इसलिए धारा की दिशा नहीं दर्शाई जाती है। बस वो धारा की घूमते हुए आ जाती है। क्लियर? आगे अपन चलते हैं। उत्क्रम विभव और उत्क्रम धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ क्या कहलाते हैं? उत्क्रम बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। ये ग्राफ इसलिए ये भी आर ले लिया, ये आई आर ले लिया। तुम बोलोगे पहले चरण में मैंने बनाया, तीसरे में क्यों बनाया? इसको समझने का बहुत आसान तरीका है। अग्र बायस और उत्क्रम बायस एक दूसरे के उल्टे हैं, तो अगर मान लो दोनों ग्राफ एक साथ बनाए तो अपन कैसे एडजस्ट करेंगे? अग्र बायस पहले में आ जाएगा, उत्क्रम बायस किसमें आ जाएगा? तीसरे में आ जाएगा। क्योंकि पहला चरण जो होता है उसमें दोनों ही प्लस में होते हैं, x भी प्लस में और y भी प्लस में। इसमें क्या होता है? दोनों ही नेगेटिव होते हैं। या यूं समझ लें अपने पास के डायोड का जोड़ दिया, तीसरे में आएगा ये। ठीक है? उस समस्या से निपटने के लिए अपने पास इसका ग्राफ कौन से में बना लिया हमने? तीसरे में बना लिया। ये विभव हो गया, ये धारा हो गई। ग्राफ से क्या स्पष्ट है? उत्क्रम विभव के सभी मानों के लिए उत्क्रम धारा का मान लगभग नियत बना रहता है। इसके आगे क्या हो रहा है ये नहीं, और अभी समझाऊंगा भी नहीं। ये आगे बहुत तेजी से धारा भी बढ़ती है, ठीक है ना? वो बंधन है, वो आगे बढ़ाएंगे अपन। अभी इसका इतना ही वर्णन करेंगे कि उत्क्रम विभव के सभी मानों के लिए उत्क्रम धारा का मान लगभग नियत, एकदम नियत तो नहीं रहता है, पर लगभग नियत बना रहता है। आगे परिभाषा उत्क्रम प्रतिरोध की क्या परिभाषा लिखोगे? उत्क्रम विभव तथा उत्क्रम धारा का अनुपात उत्क्रम प्रतिरोध के बराबर होता है। तो क्या लिखोगे बताओ? आर है स्थितिक, क्या होगा? आर एम आर आर रिवर्स वी आर अपॉन क्या होगा? आई आर। और आर आर गति किसके बराबर होगा? डेल्टा वी आर और डेल्टा आई आर माइक्रो एम्पीयर में गति। माइक्रो का मतलब 10 मेगा ऊपर जाएगा तो प्लस में। तो जो प्रतिरोध प्राप्त होगा वो 10 मेगा 6 ओम के आसपास आएगा कि नहीं आएगा? अतः है उत्क्रम प्रतिरोध मेगा ओम की कोटि में प्राप्त होता है। अगर प्रतिरोध 100 ओम के आसपास आता है, ठीक कितने ओम के आसपास प्राप्त होता है? मेगा ओम या 10 मेगा 6 ओम के आसपास प्राप्त होता है। क्लियर है? अब स्क्रीनशॉट ले लो रे भाई, जरा चलिए। हो गया? चलो देखो, हाँ भाई देखो, डायोड के लिए एक धारा आकर्षण समीकरण दिया जाता है ना, और धारा आकर्षण दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो थोड़ा वीडियो दिख रहा है। डायोड के लिए धारा आकर्षण समीकरण इस तरह से दिया जाता है, उसमें अग्र बायस भी आ जाएगा और पश्च बायस भी आ जाता है।
सूत्र ये है I बराबर IS e की पावर IS e की पावर EV अपॉन KT माइनस 1। वो E तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये E क्या है, चरघातांक है। दोनों में ध्यान रखना, ये E क्या है, चरघातांक है। इसलिए अगर कंफ्यूजन भी हो रहा हो तो यूं लिख देता हूं पहले में IS एक्सपोनेंशियल आ गया तो समझ में आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल क्या होगा बताओ, EV अपॉन KT माइनस 1। ये डायोड के लिए धारा का समीकरण दिया जाता है। इसमें दोनों शामिल हैं, अग्र बायस भी आ जाएगा और उत्क्रम बायस भी आ जाता है। ये तो ग्राफ बता देता हूं मैं, ये तो किसका ग्राफ है, अग्र ग्राफ। तो ये किसका ग्राफ है, फर्स्ट का। देखो तो ये चरघातांक है और वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। V विभव है, के वोल्टेज मान का नियतांक है। मान कितना होता है, T0 गुना 1.T0 गुना 10 का घात इसका 23 होता है। चलो ये तापमान है। IS को कहते हैं संतृप्त धारा। कौन सी धारा है ये, संतृप्त धारा। सबसे पहले अपन चलते हैं अग्र बायस के। अग्र बायस के लिए विभव का मान पॉजिटिव लेंगे, V का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये प्लस में आएगा, पर क्या लिखा जाएगा बताओ, I बराबर IS e की पावर EV अपॉन KT माइनस। इस पद की तुलना में इसको नगण्य मान सकते हो कि नहीं मान सकते, क्योंकि ये चरघातांक है, बहुत मान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं इसमें कि e की पावर EV अपॉन KT इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इसको नगण्य मान लो, इसको हटा सकते हो। इसको हटाओगे तो I लगभग किसके बराबर हो जाएगा, IS बोलो e की पावर EV अपॉन तो ये अगर बायस में हो गया कि नहीं हो गया। अब विभव का मान बढ़ेगा तो धारा के मान में भी क्या होगी, और किस रूप में होगी, चरघातांक के रूप में। अतः है अग्र बायस में धारा के मान में चरघातांक लगभग, अग्र बायस में लगभग धारा के मान में चरघातांक के रूप से वृद्धि होने लगती है। ये धारा उत्क्रम बायस में बोलो तो क्या आएगा, बायस के लिए विभव का मान किसमें हो जाएगा, माइनस। जैसे ही विभव का मान माइनस में होगा तो क्या लिखोगे, IS बोलो e की पावर माइनस EV अपॉन KT माइनस 1। अब किसको नगण्य मानोगे, अब ये वाला नगण्य, क्योंकि घात माइनस में हो गई कि नहीं हो गई। अपन ये कह सकते हैं e की पावर माइनस EV अपॉन KT इज वेरी वेरी लेस देन 1। जीरो मान दो इसको, जीरो मानोगे तो क्या आंसर आएगा बोलो, I बराबर IS 0 माइनस 1। I लगभग किसके बराबर हो गया, माइनस में IS के बराबर। अतः है उत्क्रम बायस में धारा का मान संतृप्त धारा के मान के लगभग बराबर है होता है। संतृप्त धारा नियत है कि नहीं, देखो मान में कोई परिवर्तन है नहीं हो रहा है, तो ये इसका काम है। स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे आगे चले। ये देखिए वाला संतृप्त धारा का मतलब अधिकतम धारा, कांस्टेंट धारा, कांस्टेंट चल रहा है ये पर इस समीकरण वगैरह जो है ना यही तक लागू है, इसके बाद तो अलग कहानी है।
हाँ भाई, दिष्टकारी सबसे पहले आते हैं। दिष्टकारी कहते हैं किसको है? दिष्टकारी वे परिपथ हैं जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देते हैं। तो यह कह सकते हैं कि एसी को डीसी में बदलने वाले सर्किट दिष्टकारी कहलाते हैं, और एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है। पहले तो सवाल उठता है कि एसी को डीसी में बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? अपने घरों में करंट कौन सा आता है? एसी। और अपने घरों में बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं जो डीसी में काम करते हैं, जैसे टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल का बैटरी अपने पास या मोबाइल का चार्जर मान लो, सारे के सारे। तो ये सब किस में काम करते हैं? डीसी में काम करते हैं। तो एसी को किस में बदलना पड़ेगा? अपने को डीसी में बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए जो सर्किट होते हैं उनको दिष्टकारी कहते हैं। आगे समझना, एसी को डीसी में बदलने का कार्य डायोड के द्वारा किया जाता है। कल पढ़ाया था, क्योंकि डायोड एक देशी की युक्ति है, एक ही दिशा में कार्य करता है। अग्र बायस में डायोड से अधिकतम खूब अधिक धारा प्राप्त होती है, और उत्क्रम बायस में डायोड से धारा लगभग शून्य के बराबर होती है। अतः अग्र बायस में डायोड को चालन की स्थिति में माना जा सकता है, और उत्क्रम बायस में डायोड को अचालन की स्थिति में माना जा सकता है। अचालन का मतलब ऑफ, तो ऑन और ऑफ मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? अगर बायस में खूब धारा मिलेगी तो उत्क्रम बायस में धारा जीरो हो जाएगी, या लगभग किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर। दिष्टकारी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी है और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। पहले अपन चलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। चलो जी भाई, देखो अर्ध तरंग दिष्टकारी में क्या होता है कि पहले तो ये बता देता हूँ ये क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ये ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में अपन डिटेल से तो 10वें पार्ट में पढ़ेंगे, पहले यही बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्मर वह उपकरण है जिसकी सहायता से विभव के मान को कम या ज्यादा किया जा सकता है। विभव के मान को घटाया भी जा सकता है और विभव के मान को बढ़ाया भी जा सकता है। विभव के मान को कम करेंगे तो अपसाइड ट्रांसफार्मर कहलाएगा, और बढ़ाएंगे तो उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है ना? तो उच्च को निम्न में बदलेंगे तो अपसाइड होगा, निम्न को उच्च में बदलेंगे तो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर का एक और सीधा सा उदाहरण बता देता हूँ। सभी लोगों ने डीपी देखी है ना, जहाँ से लाइट आती है अपने पास, वो डीपी ट्रांसफार्मर कहलाती है। इसके अलावा अब ये तो बहुत बड़ी डीपी है, अपने घर में जैसे टेलीविजन है, मोबाइल का चार्जर है, इनमें भी ट्रांसफार्मर होता है।
कभी देखना कि कोई मोबाइल का पुराना चार्जर टूटा हुआ हो, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा ट्रांसफार्मर रहता है जिसमें तांबे के तारों की कुंडलियां बनी हुई रहती है अपने पास। या फिर मान लो कोई पुराना रेडियो एफएम में वो टूटा हुआ है तो उसके अंदर भी इतना सा ट्रांसफार्मर बना रहता है, कुछ नहीं होता है, इसमें तांबे के तारों की दो कुंडलियों का निर्माण कर लिया जाता है। एक प्राथमिक कुंडली कहलाती है, एक द्वितीयक कुंडली कहलाती है। ये लाइनें जो होती है लोहे की पत्तियां होती है, क्या होती है? लोहे की पत्तियां। इसको क्रोड कहा जाता है, क्रोड का मतलब सेंटर, ठीक है। तो ये प्राथमिक कुंडली हो गई, ये क्या हो गई? द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली में विभव दिया जाता है और द्वितीय कुंडली में विभव प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के साथ, ये द्वितीय कुंडली हो गई, द्वितीय कुंडली के साथ एक डायोड जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर उच्च विभव पर धारा प्राप्त करनी हो तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, और निम्न विभव पर धारा प्राप्त करनी हो तो अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ लें। निर्गत धारा या निर्गत विभव जो है वो लोड प्रतिरोध पर प्राप्त किया जाता है। इसको कौन सा प्रतिरोध कहते हैं? अपन लोड प्रतिरोध। अब तुम बोलोगे भाई लोड प्रतिरोध क्या है? कोई स्पेशल प्रतिरोध है क्या? कोई स्पेशल प्रतिरोध नहीं है, किसी भी मान का प्रतिरोध जोड़ दो यहाँ पर, 10 ओम, 20 ओम, 500 ओम, बस ऐसा जोड़ो कि वो जले नहीं करना, इतनी कैपेसिटी हो जाए उसकी कि वो आसानी से धारा को सहन कर ले। तो लोड प्रतिरोध की परिभाषा ये होती है कि वह प्रतिरोध जिस पर निर्गत विभव को प्राप्त किया जाता है उसको लोड प्रतिरोध कहा जाता है। लोड माने होता है भार, लोड का मतलब क्या होता है? भार। तो जिस पर निर्गत विभव को रिसीव किया जाएगा वो लोड प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है मामला? आगे अपन बढ़ते हैं। देखो ये बात हो गई लोड प्रतिरोध की। अब सबसे पहले अपन करते हैं, ये तो है प्रत्यावर्ती धारा, इतना तो सभी जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं जानते हो तो भी देख लो। पहले धारा किसमें है? प्लस में, फिर किसमें आएगी? फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, माइनस में। तो प्रत्यावर्ती धारा दो चक्रों में चलती है, प्लस और माइनस, या दो दिशाओं में गति करती है, पॉजिटिव भी चलती है और नेगेटिव भी चलती है, ठीक है ना। ये जो होता है ना ये वाला, इसको प्रथम अर्ध चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रथम अर्ध चक्र। और इसको क्या कहते हैं? दूसरा अर्ध चक्र। ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है? और यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? पूर्ण चक्र। साइन का तो ग्राफ है ऐसा, ये ना, ये पॉजिटिव, ये क्या है? ये जीरो, ये समय t हो गया, यहाँ तक का समय कितना हो गया? t/2 हो गया। तो 0 से t/2 तक तो प्रथम अर्ध चक्र कहलाएगा, t/2 से t तक क्या कहलाएगा? द्वितीय अर्ध चक्र कहलाएगा। प्रथम अर्ध चक्र जो होगा वो धनात्मक होगा, और दूसरा अर्ध चक्र क्या होगा? और 0 से t तक क्या कहलाएगा? पूर्ण चक्र कहलाता है। अब तो आ गया समझ में मेरे पास। सबसे पहले अपन चलते हैं, जब अपन चालू करते हैं तो धनात्मक अर्ध चक्र आता है, शुरुआत इसी से होगी अपने पास। प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र में उस समय मान लो कि एक बिंदु पॉजिटिव पर है, बी बिंदु किस पर है? नेगेटिव पर, क्योंकि एक प्लस पर होगा, एक किस पर होगा? माइनस पर होगा। सेल ही तो बनेगा ना, एक पॉजिटिव हो गया, एक क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इस समय डायोड कौन से बायस में है? अग्र बायस में है। तो अपन ये कह सकते हैं कि डायोड चालन की स्थिति में होगा। डायोड में खूब धारा मिलेगी कि नहीं बहेगी? धारा उच्च विभव से किधर करती है? तो धारा की दिशा यूं चलेगी कि नहीं चलेगी? तो लोड में धारा x से किधर बहेगी? y की ओर। पर्याप्त धारा प्राप्त होगी, ये तो ऐसी थी, ये डायोड से धारा मिली, तो ये पूरा का मान चलकर रहेगा, अपने को खूब धारा रिसीव हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मैंने ग्राफ ऐसा कैसे बना दिया? जब प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक अर्ध चक्र समाप्त हो जाएगा, कौन सा अर्ध चक्र चालू हो जाएगा? ऋणात्मक। तो नेगेटिव अर्ध चक्र में क्या हो जाएगा? ये माइनस पर होगा, ये किस पर होगा? कारण समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि धारा प्लस से किस में बदल चुकी है? माइनस में। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। अब डायोड कौन से बायस में आ गया? फर्स्ट बायस में आ गया। उत्क्रम बायस में धारा किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। तो डायोड अचालन की स्थिति में होता है। तो जब तक ये माइनस वाला रहेगा अपने को कोई भी धारा प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। ये सारी की सारी धारा किसने रोक दी? डायोड ने। किसने रोक दी? डायोड ने। क्योंकि फर्स्ट बायस में डायोड का प्रतिरोध 10 के घात से ओम हो रहा था कि नहीं हो रहा था?
ये ऊष्मा के रूप में बाहर निकाल देता है, वो वहीं पे रोक देता है, क्योंकि जूल के नियम के अनुसार ऊष्मा का रोक होता है I स्क्वायर RT। प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होगा तो ऊष्मा बहुत ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो डायोड क्या काम करता है, उपकरण बायस में जो धारा होती है उसको ऊष्मा में परिवर्तित करके वहीं पर समाप्त कर देता है। तो जब तक ये चक्र रहेगा धारा कितनी रहेगी, 0। फिर क्या होगा, प्लस आते ही आ जाएगा, फिर माइनस आते ही बस हो जाएगा, फिर प्लस आते ही आ गया। ये धारा कितने चक्रों में है, ऊपर वाली 2 में, ये कितनी दिशाओं में, एक। तो ऐसी किस में बदल गई, DC। आगे बात समझ में अपने पास। तो ये है निर्गत धारा, एक ही दिशा में प्राप्त होती है, अतः अपने को DC प्राप्त हो जाती है। और इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, तरंग निष्कारी की एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। 50% मान बेकार जा रहा है, ऊष्मा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो गर्म होकर बाहर निकाल रहा है ऊर्जा को, तो ऊर्जा बेकार जा रही है कि नहीं जा रही है। तो अर्ध तरंग निष्कारी की सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि इसमें धारा का आधा मान व्यर्थ चला जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए पूर्ण तरंग निष्कारी का उपयोग किया जाता है, जो अपन कल पढ़ेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लो।